हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं निलंबन और उससे आगे के टॉपिक के बारे में। हम अध्याय 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कक्षा 9वीं के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए विज्ञान विषय से। इसके अंदर अब तक हमने क्या सीखा। हमने 2 वीडियोस के अंदर कवर की कि आखिर विलयन किसे कहते हैं, विलय क्या होता है, विलायक क्या होते हैं, विलयन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुणधर्म है, आखिर विलयन के कणों का आकार कितना होता है, आखिर वो कैसे घुल पाते हैं, ठोस विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को या उन दोनों वीडियोज को नहीं देखा है बेटा, तो जाकर देखो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने देख लिया है तो बेटा इतना आपको पहले से पता होगा। तो आज हम बात करेंगे निलंबन क्या है उसके बारे में। निलंबन, जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा कि हमने पढ़ा था कि जो विलयन होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलयन अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम आज फिलहाल बात करेंगे किसके बारे में, निलंबन के बारे में। निलंबन अपने आप में एक प्रकार का विलयन है जिसके अंदर विलय के कण थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू, मतलब अगर हम उसकी तुलना करें किसके साथ, नॉर्मल जो आपका सैचुरेटेड और होमोजीनियस, और कह सकते हो जिसे आप विलयन कह देते हैं, यानी समांगी मिश्रण, उससे। अब कहता है क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल, यानी अपने आप में निलंबन क्या है, विषमांगी घोल है। विषमांगी घोल क्यों कहा गया इसे, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इसमें विलय की मात्रा अलग अलग पाई जाती है। याद रखना, समांगी क्या था, जिसमें पूरे के पूरे विलयन में एक जैसी मात्रा होती है, और विषमांगी क्या होता है, जिसमें पूरे विलयन में अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा होती है। तो वही कह रहा है कि विषमांगी जो ठोस में द्रव्य को प्रक्षेपित होता है, इसे हम निलंबन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम कुछ ऐसे पदार्थों को मिला दें पानी के अंदर जो पूरी तरीके से ना घुले, तो वो विलयन अपने आप में निलंबन बनाते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये गुणधर्म है इसका बेटा, जिसमें विलय पदार्थ के कण घुले नहीं बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबन रहते हैं, ये निलंबित रहते हैं, यानी झूलते रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे रेत में बेटा किसको हम मिला दें, पानी में रेत को मतलब मिला दें, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बनाए, यानी कि ये हमारे पास निलंबन का उदाहरण होगा। सवाल उठता है कि निलंबन के गुणधर्म क्या है। जैसे हमने समांगी मिश्रण का गुणधर्म पढ़ा, विलयन का गुणधर्म पढ़ा, ऐसे ही बेटा अब हम निलंबन के गुणधर्मों के बारे में भी चर्चा करेंगे। निलंबन क्या है, निलंबन कहता है अपने आप में ये एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है बेटा, विषमांगी मिश्रण, ये पहली प्रॉपर्टी सबसे यूनिक। दूसरा कहता है क्या, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जबकि हमने क्या पढ़ा था, समांगी मिश्रण में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं जिनको आप आंखों से नहीं देख सकते, तो ये आंखों से देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये यानी कि निलंबित कण जो होते हैं प्रकाश की किरण को फैलाता है, जिसकी वजह से उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी निलंबन के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, अपने अंदर से जब वो प्रकाश को निकलने देता है तो प्रकाश का जो पथ है वो दिखने लगता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाता है, यानी कण का आकार बड़ा होता है, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अस्थायी, स्थायी किसे कहते हैं, स्थायी होता है जो नीचे ना बैठे। जैसे हमने विलयन पढ़ा था ना बेटा, तो विलयन क्या था, स्थायी था, और निलंबन क्या होगा, अस्थायी होगा। छानन विधि, यानी कि जो अपने आप में कह सकते हो भौतिक विधि है, उसके द्वारा हम इसको पृथक कर सकते हैं। फिल्टर पेपर से इसे छान सकते हैं, क्योंकि इसमें कण इतने बड़े होते हैं कि फिल्टर पेपर में से पार नहीं जाते हैं। जबकि हमने पढ़ा था समांगी मिश्रण में कि जो विलयन हमने पढ़ा था, तो विलयन में हमने जाना था बेटा कि अगर हम उसको फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा। जैसे नमक, चीनी, पानी का घोल, उसको अगर आप फिल्टर पेपर से निकालोगे तो आपको फिल्टर पेपर पे कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं पर अगर आप रेत और पानी को घोल लें और उसको फिर फिल्टर पेपर से पास करें बेटा, तो आप देखोगे कि फिल्टर पेपर पर रेत बच जाता है, पानी नीचे चला जाता है। तो एक एक्चुअली आप कह सकते हो कण थोड़े बड़े हैं, फिल्टर पेपर में से पार नहीं जाते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन भी रुक जाता है। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के पीछे जो कण है, वो रिस्पॉन्सिबल जो टर्म है वो है विलय के कण।
विलय के कण बड़े होते हैं इसलिए दिखता है। अब आता है 2.2.3 कोलोइडल विलयन। यानी हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के विलयन हमने जाने। पहला हमने पढ़ा था जिसे ट्रू सॉल्यूशन, समांगी मिश्रण बोला आपने, और समांगी मिश्रण के बाद दूसरा हमने पढ़ा किसको, अभी जो डिस्कस किया हमने, निलंबन को। निलंबन जिसके कण थोड़े बड़े होते हैं। कोलॉइड्स की बात करें तो इसके कण बहुत बड़े तो नहीं होते और ना ही बहुत छोटे होते हैं। इसके कण जो हैं वो थोड़े मीडियम साइज के होते हैं, यानी कि काफी लंबे टाइम तक रखने के बाद भी बेटा ये नीचे बैठते नहीं है। यानी इनके कण इतने बड़े नहीं होते कि अस्थायी हो, कि नीचे बैठ जाए, लेकिन ये अपने आप में किस में आते हैं बेटा, ये अपने आप में आते हैं किस में, विषमांगी मिश्रण में आते हैं। तो ये भी विषमांगी मिश्रण है, निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है, दोनों ही विषमांगी मिश्रण है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह द के पास जो दिया गया था मिश्रण कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल विलयन कहलाता है। कोलोइडल के कारण या जो कण होते हैं वो विलयन में समान रूप से फैले होते हैं, यानी समांगी तो होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है। यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है लेकिन समांगी होता नहीं है, लेकिन वास्तविक में जो विलयन है वो विषमांगी होता है, जैसे दूध। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अपने आप में या आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये समांगी है, पूरी तरीके से मिल गया है, लेकिन ये समांगी नहीं होता। अगर कभी आपने छाछ पिया हो, लस्सी पी हो बेटा, और लस्सी आपके घर में खरीदी गई हो या आपने बनाई हो, उसको आज आप बनाओ और कल शाम तक उसे एक पतीले में बिना छुए कहीं किसी कॉर्नर पे रख दो, आप देखोगे क्या, कल शाम को जाते जाते उसमें पानी की परत अलग हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर एक लेयर दिखेगी। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पहले उसके कण इतने बड़े तो नहीं थे कि अलग हो गए सीधे तौर पर ही, नहीं, लंबा समय दिया आपने तो उसके कण धीरे धीरे नीचे आ गए। पूरे के पूरे नीचे नहीं बैठेंगे, थोड़े थोड़े नीचे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप ये कहें कि उनके जो कण होते हैं, यानी कि कोलोइडल के जो कण होते हैं बेटा, वो निलंबन से थोड़े छोटे होते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब उसके भी गुणधर्म आएंगे, वो भी पढ़ लेंगे। कोलोइडल कणों, जो कणों का आकार होता है बेटा, यहां पर लिख लें, कोलोइडल कणों के आकार जो है वो छोटे होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये कण प्रकाश की प्रकीर्णन कर देते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि इसे विषमांगी मिश्रण इसलिए बोल रहे हो आप क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा, प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल इफेक्ट कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी अगर आप रोशनी डालो और प्रकाश की किरण पुंज पर पड़कर, यानी कि उन वस्तुओं पर पड़कर या उन कणों पर पड़कर बिखर जाए और अपना पाथ प्रज्वलित कर ले, तो उसे आप टिंडल इफेक्ट कहेंगे। टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, जिसका नाम टिंडल रखा था। तो यानी कि इस क्रियाकलाप का जो हमें पता चला, क्या प्रूफ मिला, कि कहीं ना कहीं जो विषमांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं और जो समांगी मिश्रण होते हैं वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। वही कह रहा है कि एक छोटे से कैमरे में छिद्र के द्वारा प्रकाश की किरण आती है, जब वो टिंडल का प्रभाव दिखाती है। आप कभी किसी जंगल वाले एरिया में जाओ तो पत्तों से छनकर जो प्रकाश की रोशनी आती है वो भी टिंडल प्रभाव दिखाती है। आपके घर में खिड़की को अगर आप बंद कर लो, लेकिन किसी कॉर्नर में थोड़ा सा छेद हो जहां से प्रकाश की किरण आ रही है, और आप अपने घर के बेडशीट को झड़को, जोर से आप झड़काओ उसे, तो आप देखोगे बेडशीट के जो छोटे छोटे से कण हैं वो हवा में दिखने लगते हैं। तो पहले आपको प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में आपको प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह कैमरे में मौजूद धूल के कणों और कार्बन डाइऑक्साइड के कणों द्वारा फैल जाता है। जब एक घने जंगल में, वही सेम बातें बोल रहा है जो मैंने बोला आपको, सूर्य की किरण गुजरती है तो वहां टिंडल प्रभाव आप देख सकते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो हवा में झूलते रहते हैं, उसकी वजह से वो प्रकीर्णन दिखाते हैं। ये जो सारणी है बेटा जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ये सारणी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से बेटा पक्का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ना बहुत जरूरी है इसे। तो कहता है सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में आपने लिखा क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, यानी अपने आप में आप ये कह सकते हो कि द्रव्य और गैस का मिश्रण, द्रव्य और गैस का मिश्रण। माध्यम मतलब हो गया यहां पर आपका सॉल्वेंट, जिसकी मात्रा बेटा ज्यादा होती है। और ये क्या होगा बेटा आपका सोल्यूट,
क्या होगा बेटा, सॉल्यूट, जिसकी मात्रा कम होती है। या फिर आप ये भी कह सकते हो ये हो गया आपका विलायक, माध्यम वाला क्या हो गया, विलायक। और ये क्या हो गया बेटा आपका विलय, जो घुलेगा। तो जो घुल रहा है उसे आप विलय बोलते हैं, जो अपने अंदर घोल रहा है उसे आप विलायक बोलते हैं। तो अब यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया। तो अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर मैं द्रव्य को बेटा गैस में मिलाऊं, द्रव्य को अगर गैस में मिलाऊं तो उसको क्या कहेंगे, उसे हम एरोजोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोजोल कहते हैं। नाम याद रखना, पेपर में पूछा जाता है कि एरोजोल किससे बनता है, तो आप बोलेंगे जब द्रव्य को गैस में मिलाया जाता है, वहां पर जो माध्यम है वो गैस होता है और प्रावस्था जो है वो क्या होती है बेटा, द्रव्य होती है, एरोजोल बनता है। उदाहरण बोले कोई तो आप बोलेंगे कोहरा, बादल, कुहासा, ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट है ठोस को अगर आप गैस में मिलाओगे तो भी एरोजोल बनाता है। ये है आपके पास धुआं, स्वचालित वाहनों का निथार यानी एग्जॉस्ट। उसके बाद बेटा गैस को अगर आप द्रव्य में मिलाएंगे तो फोम बनता है, जैसे शेविंग क्रीम या फिर शेविंग लोशंस वगैरह जो डिजाइन किए जाते हैं बेटा, जिनमें गैस भरी होती है। उसके बाद द्रव्य को अगर द्रव्य में मिलाएंगे तो उसे इमल्जन कहेंगे। सबसे ज्यादा बेटा यही पूछा जाता है, इमल्जन किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं। तो द्रव्य को द्रव्य में मिलाना, तो दूध में पानी का मिलाना और फेस क्रीम वगैरह डिजाइन जो किया जाता है वो ऐसे ही होता है। ठोस को द्रव्य में मिलाना, इसे हम सोल बोलते हैं। ठोस को बेटा द्रव्य में मिलाना, सोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोल शॉर्ट फॉर्म है सॉल्यूशन का। सोल शॉर्ट फॉर्म है बेटा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या, विलयन। और विलयन मुख्य रूप से ठोस को द्रव्य में मिलाना ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आता है गैस को ठोस में मिलाना। तो ये आपका फॉर्म होता है, गद्दे वगैरह जो बनते हैं, यानी कि जो कुशन्स वगैरह बनते हैं, तकिए बनते हैं बेटा, वो इसी पर काम करता है। एग्जाम्पल में ऊपर वाले का था मिल्स ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़, और नीचे वाले का है फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमाइस क्या होता है, आपने एक ऐसा पत्थर देखा होगा जो पानी पर तैरता है, जिस पर राम नाम लिखकर सेतु बनाया गया था बेटा, वो प्यूमाइस स्टोन था। इसे आजकल पैर हाथ को रगड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेडिक्योर मैनिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द्रव्य को जब आप ठोस में मिला दोगे, द्रव्य को ठोस में मिला दोगे तो बनता है बेटा जेल। तो इससे जेली बनी, पनीर बना, मक्खन बना, ये सब हो गया। और ठोस को ठोस में अगर मिला दोगे तो ठोस सोल बनता है, जिसमें आपका अलॉय आ जाता है, रंगीन पत्थर आ जाता है, दूधिया कांच आ जाती है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है बेटा। अगर कुछ भी यहाँ पर ऐसा लगा हो जो आपको समझ में नहीं आया तो बेटा आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। कोलोइडल के गुणधर्म की बात करेंगे अब हम। कोलोइडल के भी गुणधर्म होते हैं, जैसे कि हमने ट्रू सॉल्यूशन का पढ़ा था बेटा, ट्रू सॉल्यूशन जो सत्य सॉल्यूशन होता है। अब हम कोलोइडल के गुणधर्म पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारे गुणधर्म है यहाँ पर। ये कहता है यह विस्मांगी है, हमने पहले पढ़ लिया, विस्मांगी होते हैं ये। कोलोइडल के कण जो होते हैं वो इतना छोटा होता है कि आंखों से ना देखा जा सके, ये याद रखना। पर ये याद रखना है कि प्रकाश के टिंडल इफेक्ट के लिए प्रभावी होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाता है, जिससे कि उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये तल में नहीं बैठते, लेकिन काफी लंबे टाइम तक अगर छोड़ दें तो तल पर बैठते हैं। अर्थात देखो ये क्या लिखा है, शांत छोड़ दिया जाए तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। अगर तल पर बैठ जाएंगे तो कैसे स्थायी होंगे, तो तल पर नहीं बैठते। यहाँ पर गड़बड़ है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, सभी नहीं बैठते। उसके बाद ये छानन विधि द्वारा पृथक नहीं किए जा सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये स्थायी होते हैं, नहीं बैठते। यहाँ पर बैठते लिखा है ना, आप लिख देंगे नहीं बैठते, यहाँ पर मिसप्रिंट है, आपकी बुक में ठीक कर लेना इसे। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है कोलोइडल विलयन परिक्षिप्त अवस्था, प्रावस्था यानी जो घोला जा रहा है, और परिक्षिप्त माध्यम से बना होता है, परिक्षेपण माध्यम, जिसे आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी कह सकते हो। उसके बाद कहता है विलय पदार्थ की तरह ये जो विलय पदार्थ का जो घटक है या परिक्षिप्त कण जो कोलोइडल रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त या परिक्षिप्त प्रावस्था भी कहते हैं, यानी डिस्पर्सल फेज कहते हैं, जो मिलता है, जिसे मिलाया जाता है। और जो अपने अंदर मिला रहा होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलोइडल को परिक्षेपण माध्यम, ठोस, द्रव्य और गैस की अवस्था के हिसाब से वर्गीकृत किया जा सकता है, जो कि हमने सारणी में देख लिया।
अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बीच में भेद बताना है आपको। समांगी मिश्रण में क्या होता है, पूरा अच्छी तरीके से घुल जाता है, हर एक जगह पर उसका स्वाद सेम होता है, रंग एक समान होता है, और बेटा हमने क्या पढ़ा था, इसके कण बहुत छोटे होते हैं, इसमें से टिंडल प्रभाव नहीं दिखता और इसको नॉर्मल भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, भौतिक विधि से इसे हम अलग कर सकते हैं। विषमांगी को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे आपने कोलोइडल और क्या जाना था, निलंबन के नाम से जाना था। निलंबन, कोलोइडल और विलयन में किस प्रकार से ये तीनों भिन्न है वो बताना है। तो तीनों की जो गुणधर्म है उनको आपस में तुलना कर लीजिए आप बेटा। उसके बाद कहता है संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में मिलाया गया है। तो बोल रहा है कि सांद्रता बताइए। तो भैया बहुत सिंपल है, 36 ग्राम है सोडियम क्लोराइड तो 36 ऊपर हो जाएगा, 100 ग्राम जल है तो टोटल हो गया 136 गुणा में बेटा 100। इसको हल कर लीजिए, जो भी आएगा वो प्रतिशत में उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको मिस नहीं करना, ध्यान से सुन लेना। अभी अपने पास 4 से 5 मिनट है, चलिए ट्राई करते हैं। 2.3 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, वो परिवर्तन बेटा जो हमारे सामने ऐसे हो जिसमें परिवर्तन को रिवर्स किया जा सके, दोबारा पुनः अपनी पुरानी अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है बेटा जो पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता, पुनः पुरानी अवस्था में नहीं आएगा, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पुरानी अवस्था में आ सकता है, इसमें आकृति में, आकार में परिवर्तन आता है, कोई नया गुणधर्म नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन में बेटा क्या होता है, नया गुणधर्म बनता है, आकार में परिवर्तन आए ना आए नई वस्तु तैयार हो जाती है, नए गुणधर्म आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी। तो रासायनिक परिवर्तन जब एक बार हो जाता है तो पुरानी अवस्था में पुनः नहीं आ पाता है। समझ में आ गया? जैसे दूध का दही बनना, तो दूध से जब दही बनाया जाता है बेटा तो वो एक ऐसी अभिक्रिया है जो रासायनिक है। दूध से अगर दही बन गया तो दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, पुरानी अवस्था में नहीं जा सकता, इसीलिए हम उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन पुरानी अवस्था में आ सकता है, जैसे पेज वगैरह को फोल्ड करो, अनफोल्ड करो, तो वो भौतिक परिवर्तन है। तो कहता है पिछले अध्याय में हमने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनमें हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक, जैसे रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक इत्यादि, ये सब भौतिक गुणधर्म है। भौतिक गुणधर्म में क्या क्या आ गया बेटा, उसका रंग आ गया, उसका स्वाद आ गया, दृढ़ता हो गई, बहाव आ गया, द्रव्यमान आ गया, क्वथनांक आ गया, और साथ ही बेटा आप कह सकते हो ये सब रिवर्स होने वाली चीजें हैं। अवस्थाओं का अंततः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन में, अंततः मतलब हो गया कि अंदरूनी रूप से भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटक में बिना परिवर्तन किए हो जाते हैं। उनकी रासायनिक जो प्रवृत्ति होती है, रासायनिक प्रकृति होती है बेटा, उसमें कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिलते। तो वही मैंने कहा कि एक आपका प्रेस है, प्रेस यानी जिससे आप कपड़े प्रेस करते हो बेटा, उसको अगर आप गौर से देखो तो आप क्या देखते हो, कपड़े धोए, आपके कपड़े मुड़ उड़ गए, आपने प्रेस किया सीधा हो गया, फिर से कपड़े धोए मुड़ गए, फिर आपने प्रेस किया सीधा हो गया, बार बार वो चीजें हो रही है, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया, जैसे कपड़े पर मान लीजिए कोई एसिड गिर गया और कपड़ा वहां पर छेद हो गया कपड़े में, अब वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता अपने आप, है ना, उसको प्रेस करके ठीक नहीं कर सकते, आपको रफू करना पड़ेगा या फिर उसमें कुछ चीजें चिपकानी पड़ेगी, लेकिन पुरानी जैसी स्थिति में नहीं आएगा वो, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। यद्यपि बर्फ से जल बनना, जल से वाष्प बनना, ये अलग अलग दिखते हैं, ये भिन्न भिन्न होते हैं, ये गुणधर्म हैं जो दिखाते हैं। अब आप नोटिस करो तो पानी के बेटा 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड में भी आता है पानी, लिक्विड में भी आता है, गैस में भी आता है, लेकिन रासायनिक रूप से चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबका सूत्र H2O ही होता है। सबका बेटा बॉन्ड स्ट्रक्चर यानी बनावट जो होती है, आबंध जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए इन्हें हम भौतिक गुणधर्म कहेंगे। जल तथा खान पान पकाने वाले तेल दोनों द्रव्य हैं, ठीक है, जल भी द्रव्य है और खान पान पकाने वाले तेल जो होते हैं, जैसे आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल और बहुत सारे सनफ्लावर ऑयल वगैरह आते हैं, तो ये सब दोनों के दोनों तरल ही है ना, दोनों द्रव्य हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जहां तक आप नोटिस करते हो तो पानी जो है वो वाष्पीकृत हो जाता है और बेटा पानी चिकना नहीं होता, जबकि तेल चिकना होता है, उसको वाष्पीकृत होने में टाइम लगता है।
इनकी गंध और ज्वलनशीलता में भी अंतर है। पानी नहीं जलता लेकिन ये सब जल जाते हैं। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, क्योंकि हवा बेटा चाहिए किसी भी चीज को जलने के लिए, क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन होता है वही जलने में सपोर्ट करता है, जबकि जल आग को बुझा देता है। ये भी उनका गुणधर्म ही हुआ। मतलब तेल से आग लगती है, वो भी तरल है, लेकिन पानी आग बुझाता है, वो भी तरल है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग बनाता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है और अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। मान लीजिए मैंने कोयले को जलाया, मैंने कहा कि भैया मैं अंगीठी में कोयले को जलाऊंगा, मैंने कार्बन लिया, कोयला मतलब कार्बन हो गया, उसको जलाया बेटा तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा वो, और बनाकर क्या देगा बेटा, CO2। तो ये जो बदलाव आपको देखने के लिए मिले, इसी को हम रासायनिक बदलाव कहते हैं। ठीक है, कैसा बदलाव है ये, रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती का जलना, कपड़े में आग लगना, पत्तियों का जलना, ये सब आपके पास बेटा रासायनिक परिवर्तन है। अब आप कहोगे कि क्या भौतिक परिवर्तन नहीं होता, मोमबत्ती का जलना होता है। मोमबत्ती का जलना बेटा दोनों प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि मोमबत्ती जैसे जैसे जलता है उसकी आकृति में बदलाव आता है, आकार में बदलाव आता है, तो कहीं ना कहीं भौतिक हुआ। उसके बाद क्योंकि जब वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना कर देता है, तो कोई नई चीज बनी, तो ये रासायनिक हुआ। रासायनिक पदार्थ हमेशा नए पदार्थों को बनाता है, जबकि जो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया वो ऐसा नहीं करता। भौतिक परिवर्तन सेम प्रॉपर्टी रखता है। तो ये दोनों प्रकार के परिवर्तन है। क्या और भी आप पहचान कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है बेटा। अगले वीडियो के अंदर हम शुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, तत्व को जानेंगे हम, और उसके बाद बेटा यौगिक को जानेंगे, मिश्रण को जानेंगे, उनको पृथक करने की विधि को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमने जैसे कि टारगेट रखा हुआ है 20 से 25 मिनट, इसके बीच में आपकी क्लास खत्म होनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2.4 को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, फायदा आपका है, शायद कुछ हो जाए, है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय।